द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं नसीम चौधरी साहब। नसीम साहब 1983 से अफ्रीका में मुकीम हैं और वहाँ बिजनेस करते हैं और इनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक हरियाणा के गांव दीनपुर से था, जो गुड़गांव का हिस्सा हुआ करता था। नसीम साहब, आपकी फैमिली जो है वहाँ से पाकिस्तान आई और फिर आपके फादर जो थे वो अफ्रीका चले गए। तो आज मैंने सोचा कि आप से अफ्रीका के बारे में क्यों ना बात की जाए, और ख़ास तौर पर साउथ अफ्रीका के हवाले से, मैं क्योंकि आप 1991 से साउथ अफ्रीका में बिजनेस कर रहे हैं जी और बहुत अच्छी तरह से इस मुल्क को जानते हैं। तो इस मुल्क की कुछ खास चीज़ें हैं। जी जी मसलन ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके 3 कैपिटल हैं, जी जी जिसमें से प्रिटोरिया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, केप टाउन है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और ब्लूम फाउंटेन जो है वो जुडिशियल कैपिटल है, यानी सुप्रीम कोर्ट वहां बैठती है। जी इसके अलावा वहां पे 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जी और वहां कभी फौजी इनकलाब या मिलिट्री कू नहीं आया। जी और इसके अंदर जो हैं 2 मुल्क ऐसे भी हैं जो सराउंडेड हैं कंप्लीटली बाय साउथ अफ्रीका, किंगडम ऑफ लेसोटो और स्वाजीलैंड। अच्छा सर, यहाँ पे बड़ी एक जबरदस्त एक कैंपेन चली थी कि जो ब्लैक लोग हैं, जो 80% से ज्यादा हैं, उन्होंने नेल्सन मंडेला की क़यादत में एक मुहिम चलाई, एक जिद्दोजहद की, और वहां पे जो वाइट माइनॉरिटी रूल था जिसको अपार्टाइड कहते हैं अंग्रेजी में, जी वो उससे उनको निजात मिली और नेल्सन मंडेला 94 में वहां के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन उनके बाद जो है वहां के हालात जो है वो खराब से खराब तर होते चले गए। आज क्या सूरत हाल है? सुना है कि इकोनॉमी जो है वो भी जवाल का शिकार है और क्राइम बढ़ गया है, बाकी मसाइल भी बढ़ गए। क्या हुआ? देखिए, साउथ अफ्रीका जब वो मेजॉरिटी रूल आया 1994 में और फर्स्ट मल्टी रेशियल इलेक्शन हुए, तो साउथ अफ्रीका इकोनॉमी वाज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन अफ्रीका एंड यूज्ड टू बी नोन एज 30th largest economy of the world. But in the last 25 years, more than that, now we have gone down to third largest economy of the world. The first being Nigeria and second is Egypt. और उसकी बहुत इकोनॉमी सी जी इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका, नॉट द वर्ल्ड। सॉरी ऑफ द वर्ल्ड जी, विद इन अफ्रीकन। तो विद इन उसकी अफ्रीका। जी। बहुत सी वजूहत हैं कि एक मेन जो इसमें वजूहत हुई कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ आफ्टर द मेजॉरिटी रूल कह लीजिए आप उसको, कि वो बहुत क्विक और फास्ट हुआ, जिसकी वजह से जो प्रोसेस था हैंड ओवर का, वो किसी अनऑर्गेनाइज वे में हुआ और क्वालिटेटिव मैनेजमेंट ना आ सकी और इकोनॉमी पे ज़्यादा डेंट पड़ा। इसके अलावा भी और चीज़ों में भी काफ़ी है, जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अदारे थे, सिक्योरिटी अदारे थे, लाइक पुलिस, वो भी इफ़ेक्ट हुए बिकॉज ऑफ दैट। जो एक्सपर्टीज ना आ सकी, रिप्लेस हो सकी उस स्टैंडर्ड की जिस स्टैंडर्ड पे पहले थी। तो ये एक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका की सिक्योरिटी सिचुएशन बड़ी ख़राब है, इकोनॉमी भी बुरी तरह इफेक्ट कर गई है। लेकिन एक ज़माने में हमारे पास 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी थी और सेल्फ सफिशिएंट थे, लेकिन आज वहाँ भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। यू कैन से अबाउट 8 to 12 आवर्स पर डे। ऑल्दो साउथ अफ्रीका के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी भी है और आपकी इसके अलावा हाइड्रो भी अच्छी खासी है। और अब ये नाउ साउथ अफ्रीका इज ट्राइंग टू ओवरकम दिस सिचुएशन विद सोलर एंड द एयर पावर, जिसे कहते हैं ना वो चक्की पंचक्की वाले, कोशिश हो रही है। क्योंकि जो केप प्रोविंस है और केप प्रोविंस के 2-3 प्रोविंसेस हैं, नॉर्दर्न केप, सदर्न केप, वेस्टर्न केप,
वहाँ जो है विंड मिल जो है बड़ी कामयाब है। तो दे आर ट्राइंग टू ओवरकम, विच होपफुली ओवरकम हो जाएंगे। लेकिन इसकी वजह से ब्रेन ड्रेन बहुत तेजी से हुआ है। माइग्रेशन ऑफ द एक्सपर्टीज वो पिछले 2 सालों में तकरीबन 7,000 स्किल्ड मैनेजर्स, मैं कहूँगा, नॉट ओनली स्किल्ड पर्सन बट मैनेजर्स, दे मूव्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो वो उसकी वजह इसलिए यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो प्लान्ड नहीं हुआ, वो बहुत उस अनऑर्गेनाइज वे में हुआ और उसके ये नुकसान हैं। साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं। साउथ अफ्रीका वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिनके यहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, नंबर 1। साउथ अफ्रीका वाज द फर्स्ट कंट्री where automatic clearing bureau in the bank was introduced in 1970, जबकि दुनिया में नहीं था। South Africa now is the first country where there is no check system. All payments are through electronic transfer. You know, even 1 cent भी अगर आपने देना है किसी को तो you can do through electronic transfer. तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर जो इस अब भी जो उसका एक्सपर्टीज है वो ऐसी है कि जो दुनिया में बहुत कम मिलेगी आपको। इसी वजह से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, उनका रोड नेटवर्क, उनकी एग्रीकल्चर फार्मिंग और उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग, एक्रिलिक मैन्युफैक्चरिंग, और वो कोल से भी, यानी दिस इज द ओनली कंट्री विच मेक ऑयल फ्रॉम द कोल। ये खसूसियात हैं साउथ अफ्रीका की। और एक सबसे बड़ी खसूसियात ये थी कि साउथ अफ्रीका वाज undisclosed nuclear power, which according to some report they says in 1980 they have disbanded the program. तो उन्होंने तजर्बा भी किया था, ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स थी उस जमाने में 80s में। तो ये साउथ अफ्रीका की है। कंपेयरिंग विद पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका इज द साइज वाइज 4 times bigger than Pakistan and population wise 4 times lesser than Pakistan. तो उसके जी उनकी जी नसीम साहब, मैंने जो देखा है उनकी आबादी है कुछ 6 करोड़। हाँ, उनकी आबादी 6 करोड़, उसमें से 3 मिलियन, तकरीबन 5 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, एंड आउट ऑफ 6 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट या 5 मिलियन, 3 मिलियन जिम्बाब्वियन हैं जिनको के स्पेशल परमिट के साथ काम करने की इजाजत दी गई है। और इटली की भी आबादी जो है वो 6 करोड़ के करीब ही है। जी जी जी। अच्छा सर, साउथ अफ्रीका की एक वजह शोहरत ये भी है कि गांधी जी ने वहां 21 साल गुजारे थे। जी बिल्कुल। और एक वजह शोहरत साउथ अफ्रीका की यह भी है कि इस वक्त दुनिया का जो अमीर तरीन शख्स है इलान मस्क, वो वहां के कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल प्रिटोरिया में पैदा हुए। अच्छा सर, एक जबानों के हवाले से बताइएगा कि वहां पे एक जबान है अफ्रीकान्स। वैसे तो यानी ये दुनिया के उन चंद मुल्कों में से है जहां पे मल्टीलिंगुअल, ऑफिशियली मल्टीलिंगुअल हैं वो। मसलन यहाँ की 11 हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और इंडिया की जो हैं 22 हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और एक छोटा सा मुल्क है ब्राजील के पास, बोलिविया, वहां की 37 हैं। जी जी। और मेरा ध्यान उस तरफ गया कि जिन्ना साहब ने ढाका जाके ये कहा था कि कोई मुल्क एक जबान के बगैर, एक कौमी जबान के बगैर ना मुत्तहिद रह सकता है, ना आगे बढ़ सकता है, ना कोई काम चला सकता है। और मुझे हैरत थी कि क्या उनको इन मिसालों का पता नहीं था। मसलन स्विट्जरलैंड में भी काफी अरसे से 4 लैंग्वेजेस हैं उनकी ऑफिशियल, जिनमें से एक ऐसी है रोमांश जो 1% से भी कम लोग बोलते हैं। तो साउथ अफ्रीका में क्या सिस्टम है? क्या तमाम डॉक्यूमेंट्स का तर्जुमा 11 लैंग्वेजेस में होता है? और अफ्रीकान्स जो है ये क्या जबान है? इसमें ज्यादातर वर्ड डच लैंग्वेज के हैं, कुछ इंग्लिश है, क्या है? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इसमें जिन्ना साहब के रेफरेंस से बात करूंगा। देखिए, जिन्ना साहब, जहां तक मैं अंडरस्टैंड किया है, हो सकता है जिन्ना साहब का ये एक ऑफिशियल स्टैंड हो, नेशनल स्टैंड हो, एक नेशनल लैंग्वेज जो है उर्दू। इस तरह इंडिया के अंदर भी आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में ऐड करूं कि जब इंडिया में लैंग्वेज की बात चल रही थी कि कौन सी हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी, तो उसमें वोटिंग हुई थी तो इक्वल वोट आए थे।
बिटवीन उर्दू एंड हिंदी। तो स्पीकर जो थे उन्होंने लास्ट में अपना वोट डाला हिंदी में, एंड देन नेशनल लैंग्वेज बिकेम हिंदी। ठीक, इसी तरीके से यूपी के अंदर उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो उसमें उर्दू भी आ जाती है, उसमें हिंदी भी आ जाती है और दूसरी उनकी ज़बानें आ जाती हैं। नाउ कमिंग बैक टू द लैंग्वेज ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 10-11 हैं, लेकिन जो रीजनल इसमें 10-11 में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं जो कि उन्हीं रीजन में ट्रांस ट्रांस यानी मीन्स ट्रांसलेशन होके दी जाती है। जैसे कि इंग्लिश प्रीडोमिनेटली इंग्लिश है, उसके बाद फिर अफ्रीकान आ जाती है। फिर आप जिस सूबे की, क्योंकि 9 सूबे हैं वहाँ, जो भी सूबा है उस सूबे के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसमें उस सूबे की ज़बान उसमें ऐड हो जाती है। तो बेसिकली 3 ज़बानों में अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो जैसे कि अफ्रीकान्स हैं, अफ्रीकान जो है वो प्रीडोमिनेटली वेस्टर्न केप और आपके ईस्टर्न केप के अंदर बोली जाती है, या फिर कुछ हिस्से प्रिटोरिया के वहाँ बोली जाती है। लेकिन क्वाज़ुलु नटाल जहाँ हम रहते हैं वो प्रीडोमिनेटली इंग्लिश स्पीकिंग एरिया है, तो वहाँ इंग्लिश का वो है। अफ्रीकान लैंग्वेज जो है इट्स ए क्रिएटेड लैंग्वेज predominantly, as you said, by Dutch, English, German, French और इटालियन। ये 4-5 की कॉम्बिनेशन से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक लैंग्वेज डेवलप हुई है जो कि हम आसानी से मैच कर सकते हैं अपनी उर्दू लैंग्वेज के साथ। उर्दू भी एक वो है ना, उर्द से वर्ड बना है, टर्किश वर्ड, उससे ये लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई है हमारी भी, जिसमें कि अगर आप उज़्बेकिस्तान चले जाएँ तो हफ्ते भर में आप पूरी उनकी ज़बान समझ जाएँगे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड उनके हैं। कज़ाकिस्तान चले जाएँ, अगर वहाँ बैठे तो 200-250 वर्ड्स उनके हैं। इस तरह रशियन वर्ड्स भी उसमें हैं। फिर फ़ारसी तो ख़ैर मेरा ख़्याल है कि आप 4 दिन में ही समझ जाएँगे। यू कैन रीड ऑल्सो ईज़िली। तो हमारी उर्दू लैंग्वेज भी इसी पैटर्न पे बनी हुई है, जिस पे वो अफ्रीकान्स हैं। जी। अच्छा, कभी-कभी साउथ अफ्रीका को जी, जी। अ, जी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, कभी-कभी लोग कह देते हैं इज़ ए लैंग्वेज ऑफ ओप्रेसर्स, मैंने एक कहावत है उनकी। लेकिन हम्म, अब वो लोग सब इस चीज़ को भूल चुके हैं, और वेस्टर्न केप के अंदर प्रीडोमिनेंटली अफ्रीकान ही बोली जाती है। हम्म। अच्छा, साउथ अफ्रीका को नसीम साहब रेनबो नेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यस। ये बहुत सारे कल्चर्स का मिक्सचर है जी, जी। और मेल्टिंग पॉट भी है ये, मुख्तलिफ जी, जबानों का, मुख्तलिफ जी। कल्चर्स का। जी, तो जी। वहाँ बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, तरह तरह के जानवर और परिंदे पाए जाते बिल्कुल। हैं जी, और जी। बहुत से लोग सफारी के लिए वहां जाते हैं। जी। तो आजकल जो सूरत हाल है, वहां का जो थिंकिंग सेक्शन है, सोचने समझने वाले लोग हैं, क्या उनके लिए ये शर्मिंदगी का बायस नहीं है बात कि जब वाइट रजीम था वहां, अपार्टाइड था, नस्ली इम्तियाज था, वो सबसे बड़ी इकोनॉमी थी अफ्रीका की, अब वो तीसरे नंबर पे चली गई है, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है, क्या ये उनके लिए सोच का बल्कि डूब मरने का मकाम नहीं है? नहीं, ये बात तो आपकी वैसे नहीं है। देखिए, जब इनकी इनको मेजॉरिटी रूल आया तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी 90% मैं कहूँगा कि वो उसमें से 60% बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रही थी, $2 पर डे के हिसाब से। तो वो सारी आपको जनरलाइज करनी थी चीज़ें बहुत सारी। तो जो डिसएडवांटेज क्लास थी उसके अंदर, उसको किसी ना किसी तरीके से अपलिफ्ट करना था ओवर ए पीरियड टाइम। तो उसमें ये प्रोसेस ने इस तरह सिचुएशन आनी थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब अच्छा खासा टाइम गुजार लिया है, 30 साल गुजर चुके हैं। अब थिंक टैंक ये सोच रहे हैं कि जो हमने प्रोटेक्शन दी थी मेजॉरिटी पॉपुलेशन की अगेंस्ट मिनॉरिटी पॉपुलेशन, उसको अब आहिस्ता आहिस्ता हमें स्केल डाउन करना है और उसको विड्रॉ करना है। ये थिंक टैंक इस पे सीरियसली सोच रहे हैं, वरना हमारी पाकिस्तान सॉरी साउथ अफ्रीका की जो प्रोग्रेस है वो और डिटेरियोरेट हो जाएगी। ये सोच बड़ी सीरियस थॉट्स हैं। जी, एक इंटरेस्टिंग बात नसीम साहब ये भी है जी, कि अफ्रीका का सबसे डेवलप्ड कंट्री इन जी, टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो यस, मॉरिशस है, जो एक छोटा सा जजीरा है जिसकी आबादी 12-13 लाख से ज्यादा नहीं जी, है। जी, 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 तो उन्होंने कैसे ये अचीव किया, और वहां पे भी तो मुख्तलिफ नस्लों के लोग रहते हैं। जी, जी।
देखिए, आप मॉरिशस को साउथ अफ्रीका से किसी भी सूरत में मैच देखें, वहाँ जो लोग जो इनहेबिटेंट हैं मॉरिशस के, वो वहाँ आके सेटल हुए हैं, और जो सेटल हुए हैं वो एक्सपर्टीज अपने साथ लाए हैं, और उन्होंने जब वो अपने साथ लाए हैं तो वहाँ उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं, ऐसे रूल्स बनाए हैं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें और अपनी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज कर सकें फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इस लिहाज से मॉरिशस जो है वो एक अमंग वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड एक यूनिक सिचुएशन। आपने कुछ देर पहले कहा कि इंडिया में एक सर्वे हुआ या क्या वोटिंग हुई तो उर्दू और हिंदी के बराबर बराबर वोट आए। तो जी, सर पार्लियामेंट में। ये कब की बात है, ये किस ये सन की बात है? 1947 48 की बात, जबकि आइन बन रहा था उनका, when the constitution was, उस वक्त ये है, and this information was revealed me by my late father। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा अनलाइकली लगता है, इसलिए कि उर्दू वाज बीइंग आइडेंटिफाइड एज द लैंग्वेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान एक जबान की वजह से मारज़ वजूद में आया और एक जबान की वजह से ही ये टूट गया, यानी उर्दू की वजह से मार्ज वजूद में आया, क्योंकि जिन्ना साहब ने ऐसे बयान दिए थे कि जी ये उर्दू जो है ये मुस्लिम कल्चर की ज़बान है, मुस्लिम तहजीब की ज़बान है, और बंगाली के बारे में हमारे लोग यही कहते थे कि ये इसमें नॉन मुस्लिम इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये एक प्योर ज़बान नहीं है। तो बहरहाल ये मैं इसको मजीद वेरीफाई करूंगा जी, कि क्या प्लीज। वाकई वहां पे कोई इस जी, तरह की वोटिंग हुई पार्लियामेंट में। ये तो मेरे इल्म में है कि पंडित नेहरू ये चाहते थे कि इकबाल का वो इकबाल की जो नज्म है, सारे जी, जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान, उसको नेशनल एंथम बना दिया जाए। एग्जैक्टली, ये जी, वो अब भी एक एक तरह से एक सब्स्टिट्यूट नेशनल एंथम के तौर पे गाई एग्जैक्टली जाती है वो नज्म। बिल्कुल। अच्छा सर, तो और बताइएगा कि अफ्रीका के क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे जिम्बाब्वे है, जी, जी, वो रॉबर्ट मुगाबे जो जी, वहां जी, के एक हीरो थे, अनडिस्प्यूटेड हीरो थे, जी, जी, और फाउंडिंग फादर उनको कह सकते हैं, लेकिन जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल, इक्तदार से इतने चिमटे रहे कि उन्होंने अपनी इज्जत तक गंवा दी। जी, तो फिर एक स्टेज ये भी आई कि वहां इतनी इन्फ्लेशन हुई कि लोग बोरी भरकर पैसे लेके जाते थे और एक ब्रेड लेके आते थे। जी, जी, जी। तो आजकल क्या सिचुएशन है वहां पे, और वहां के लोग कैसे देखते हैं रॉबर्ट मुगाबे को? इज ही स्टिल रिगार्डेड एज अ हीरो? देखिए, जिम्बाब्वे की थोड़ा सा बैकग्राउंड में दूं। जिम्बाब्वे तो जब यूके ने इन तीन मुल्कों को आज़ाद किया, जो कि विच वाज ए यूनिटरी ऑफ रोडोशिया, नॉर्दर्न रोडोशिया, सदर्न रोडोशिया एंड न्यासालैंड, ये तीन का एक वो था। तो इन्होंने 1964 में जब आज़ाद किया यूके ने, तो जिम्बाब्वे की जो हुकूमत थी उस वक्त, आयन स्मिथ की, उसने यूनिलेटरल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, और उस इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन जो की उसकी, उसके अगेंस्ट मुगाबे ने उसको फाइट किया, एंड देयर वाज ए गुरिल्ला वॉर फॉर अबाउट 15 ईयर्स। तो उस गुरिल्ला वार को लीड किया मुगाबे ने, और मुगाबे चूंकि स्कूल के एक टीचर थे और बड़े अच्छे पढ़े लिखे स्टेट्समैन थे, और वो इंटरनेशनल फोरम के अंदर भी फाइट करते रहे। इसकी वजह से उनकी एक रिस्पेक्ट थी। व्हेन द फर्स्ट इलेक्शन केम, ए मेजॉरिटी रूल आया 1980 के अंदर, देन फॉर द नेक्स्ट, उसमें कुछ प्रोविजंस थी, जो एग्रीमेंट था लंकास्टर हाउस एग्रीमेंट, उसमें ये था 20 सीट जो थी वो रिजर्व रखी जाएंगी, और जो वाइट्स के जो एसेट्स हैं उनको फोरफिट नहीं किया जाएगा या रिपोजेस नहीं किया जाएगा। तो ये सिलसिला 7 साल तक तो चलता रहा, बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी रिकन्सिलिएशन। आई रीच देयर इन 1983। इट वाज ऑलमोस्ट वन जिम डॉलर वाज 1.54 यूएस डॉलर, ये करेंसी इतनी वो थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि 7 साल के बाद उन्होंने अपना इलेक्शन करवाया, और वो 20 सीटें जो थी वो उनको निकाल दिया, और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आया इंस्टेड ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो उसके बाद वो भी चलता रहा, लेकिन उस वहाँ जो था एक सिचुएशन आई अपोजिशन की। उस वक्त तक कोई अपोजिशन नहीं थी। जो अपोजिशन थी जो कि डबेले थे ऑफ द अदर प्रोविंस, जोशन कोमो, की जो थी पार्टी, उनके साथ उनका राज, फिर आपस में रिकन्सिलिएशन हो गया,
और इलेक्शन हुए, लेकिन उसके बाद जो पोजीशन आई तो उस पे मिस्टर मुगाबे changed totally. A changed became as a total changed person. उसने डिसरिगार्ड सुप्रीम कोर्ट्स को भी किया, हर को किया, एंड ही टुक ओवर ऑल द कमर्शियल फार्म्स ऑफ जिम्बाब्वे, और जो कि जिम्बाब्वे की बैकबोन भी थी और ब्रेड बास्केट भी थी। उसने टोटल सिचुएशन को चेंज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो फॉर्म जो थे वो उसने अपनी पार्टी के लोगों को अलॉट कर दिए, और उसके बाद उसमें जो जो भी मॉडर्नाइजेशन का एक्सपेक्ट था वो हो नहीं सका, और वो लोग जिनको दिए थे वो भी टोटली अनस्किल्ड थे। नतीजा ये हुआ कंट्री केम डाउन टू द नी बाय द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी। ये सिचुएशन हुई, और फिर मुगाबे साहब उस पर चिपके रहे। अल्टीमेटली सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया, मास माइग्रेशन शुरू हो गया टूवर्ड्स साउथ अफ्रीका। और सो मच सो जो लेडीज टीचर थी स्कूल की, वो बेचारी साउथ अफ्रीका में आके एज ए हाउसमेड काम करने लगी। जो स्कूल के मेल टीचर थे वो यहाँ आके एज ए गार्डन बॉय काम कर रही। मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दूं, व्हेन आई वेंट टू जिम्बाब्वे, तो मेरी बेटी जो थी उस वक्त 4-5 साल की थी, और उसने वहीं से बेसिक एजुकेशन 5 साल की ली वहीं से, और बड़ी नॉमिनल सी फीस होती थी। व्हेन शी वेंट टू लम्स हियर इन पाकिस्तान, तो उसकी जो उसने मवाजना किया लम्स का अपने उस स्कूलिंग से, ये उसका कहना था कि लम्स के अंदर मेमोराइजेशन कराते हैं। अब आप देख लीजिए कि एक सरकारी स्कूलों की बच्ची पढ़ी हुई विद ए वेरी नॉमिनल फी, तो स्कूल का तो बड़ा वहाँ लिटरेसी रेट उस वक्त तकरीबन 78% था, और क्वालिटेटिव लिटरेसी रेट था, और लोग बड़े महज़िब, बड़े यानी अभी भी जो साउथ अफ्रीका में हैं, दे कैन बी यानी इन वन गो यू कैन रिकॉग्नाइज दैट ही इज ए जिम्बाब्वियन। तो अनफॉर्चुनेटली उसका सिलसिला ये हुआ कि जब ये सब हुआ तो कंट्री बिल्कुल तबाह, करेंसी भी खत्म हो गई, करेंसी रही नहीं, फिर उन्होंने कूपन सिस्टम जारी किए। नतीजा ये हुआ कि बिल्कुल अब ये है पिछले को 5-7 साल से कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से, बट एक चीज़ है, एक दफ़ा ट्रस्ट खत्म हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। दरअसल कहावत में यही है कि शीशा अगर टूट जाए तो उसको जोड़ा नहीं जा सकता। यही सिचुएशन कहते हैं ट्रस्ट की होती है कि आप उसको दोबारा रिक्यूप नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन जिम्बाब्वे की, और यही सिचुएशन युगांडा की हुई है आज से 50 साल पहले, अगर आपको इसकी मालूम हो। जी जी, इद्दी अमीन साहब ने सत्यानाश किया था उसका। जी, बिल्कुल यही पैटर्न था कि मुझे रात को ख्वाब नजर आया है, और ये 90 डेज के अंदर ये जो इंडियंस हैं, दे आर पैरासाइट, दे मस्ट लीव द कंट्री। जी, तो वो विद इन 90 डेज 2 कपड़ों में उनको निकाला गया। तो उसके और बाद सर, जी और जी इथियोपिया का नाम लिया जाता था जब भी हम कहते थे, बैकवर्डनेस का इस्तारा जो था इथियोपिया था। फिर ऐसी खबरें आने लगी कि इथियोपिया इज टर्निंग अराउंड। फिर उनका एक सरहदी तनाजा शुरू हो गया जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक गई। और जी अब जो है बुरुंडी के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे बैकवर्ड कंट्री है, जी जी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, और सोमालिया। इसके जी अलावा जो है वेस्टर्न सहारा, जिसके जी वो ज्यादातर हिस्से पे अब मराकश का कब्जा मोरक्को का है, है। जी जी, वो भी कहा जाता है कि दुनिया का मोस्ट बैकवर्ड एरिया है। अच्छा सर, जी अफ्रीका में दुनिया जी की कहते हैं जी सबसे लंबी जंग चली आ रही है, कांगो वाली। इसके बारे में कुछ बताइएगा कि क्या है ये जंग और क्या मसला है ये। देखिए, मुझे ज़्यादा डिटेल तो मालूम नहीं है, लेकिन ये सिविल वॉर अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में रही हुई हैं, जिसमें नाइजीरिया का जो प्रोविंस था बियाफ्रा, याकूबो गोवान की हुकूमत में, उसमें बहुत बड़ी सिविल वॉर हुई, जिसमें कि मिलियंस ऑफ पीपल वर डेड ड्यू टू स्टारवेशन। फिर उसके 19 बाद ये 1960s की बात है जी। या 60s की बात है। उसके बाद आपके सिरालियून में हुई सिविल वॉर, उसके बाद आपकी सूडान। अंगोला में हुई, मोज़म्बिक में हुई। तो सिविल वॉर बहुत सारे मुल्कों में हुई है, लेकिन ये जो सिविल वॉर है, ये इनिशियली द कंट्री वाज नोन एज उसका नाम किनशासा उसका कैपिटल था, और ज़ायरे, इट वाज यूज्ड टू बी कॉल्ड एज ज़ायर। और फिर उनका जो सदर था उसने 20-25 साल हुकूमत की, फिर वो रिवोल्ट हुआ, क्योंकि इट यूज्ड टू बी नोन एज बेल्जियम कॉलोनी जमाने, क्योंकि डायमंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उस जमाने में डायमंड था, और बेल्जियम डायमंड के सिलसिले में बहुत आगे है। तो ये सिविल वॉर जो चल रही है, मेरा ख्याल है अब तो काफ़ी हद तक ये स्केल डाउन हो गई। हमारे पाकिस्तानी फौजी भी वहाँ थे
एज ए पीस कीपर। तो अब इसके दो हिस्से हो गए हैं, एक डीआरसी है, दूसरा जो है एक का कैपिटल ब्राजीलविल है और एक का कैपिटल जो है वो किनशासा है। तो ये दो कंट्रीज आपस में हो गए, आई थिंक बिटवीन द टू रिवर्स का कुछ सिलसिला है। तो ये उसकी सिचुएशन, आबादी बड़ी कम है बिटवीन द टू, एक की 8-10 मिलियन है, दूसरे की भी 8-10 मिलियन, ये सिचुएशन है जी। अच्छा नसीम साहब, साउथ अफ्रीका की तरफ वापस चलते हैं। जी तो वहां पे इंडियन कम्युनिटी भी काफी है और अब जी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बढ़ती जा रही है। जी, बिल्कुल और बिल्कुल। ये भी मैंने सुना कि पाकिस्तानी जो हैं वो जराइम जो है, क्राइम में भी काफी वो मुलव्वस हैं और निस्बतन उनके पास जो हैं वो मीनियल जॉब्स हैं, यानी वो हाईली स्किल्ड नहीं हैं। जैसे हम बाकी मुल्कों में देखते हैं, यूएई में देखते हैं, जितने अच्छे जॉब्स हैं उन पे या तो वेस्टर्न्स लगे होते हैं या फिर इंडियंस हैं। जो नीचे वाले जॉब्स हैं उनमें आपको पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली नजर आते हैं। तो साउथ अफ्रीका में क्या सिचुएशन है? देखिए साउथ अफ्रीका की सिचुएशन, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाह रहा हूँ कि 9/11 से पहले अफ्रीका में पाकिस्तानी नहीं जाते थे। जो जिस तरह के ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो सिलसिला है, उसमें अफ्रीका की कोई अहमियत नहीं थी, नन। 9/11 के बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी आइडेंटिफाई किया गया इस ह्यूमन ट्रैफिक के लोगों में। लेकिन इस 9/11 से पहले जो भी वहाँ पाकिस्तानी गए हैं वो ज़्यादातर प्रोफेशनल गए, क्योंकि 1990 में इन्होंने, साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट टाइम डॉक्टर्स के लिए खोला और इंक्लूडिंग पाकिस्तान को भी उन्होंने ऐड किया। और क्योंकि उस ज़माने में बोट्सवाना में था, तो ये जिम्बाब्वे आते थे डॉक्टर्स, क्योंकि उस ज़माने में वीज़ा जो था वो ऑन अराइवल था और वहाँ से फिर वो बोट्सवाना, और उनका वीज़ा एक दिन में मिल जाता था बॉर्डर पे। तो वो तो कोई मेरे को 400-500 डॉक्टर्स इन 1990 में आए। लेकिन ये कि उन्होंने वहाँ रहे साल 2 साल, एक्सपीरियंस किया, काम किया, बॉसों ने जो है वो स्पेशलाइजेशन किया, एंड देन दे मूव टू यूके, अमेरिका और कनाडा। तो ये एक स्प्रिंग बोर्ड बना रहा। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो आए, जो कि थ्रू ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़रिए या इलीगली से कह लीजिए, वो भी, उन्होंने भी एक सिलसिला ये हुआ, क्योंकि जब मेजॉरिटी रूल आ गया तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उनकी क्वालिटी इफेक्ट हुई, जाली पासपोर्ट बनने लगे। लोग ने इसको स्प्रिंग बोर्ड समझा और यहाँ से यूरोप के कंट्रीज उन्होंने जाना शुरू किया। तो ये एक सिलसिला पाकिस्तानियों का था। जहाँ तक इंडियन पॉपुलेशन का ताल्लुक है, द फर्स्ट इंडियन वेंट देयर एज इंडेंचर लेबर इन 1860। कुछ का ख्याल है कि रेलवे लाइन के लिए 1820 से भी कुछ लोग आए। ठीक, तो वो लोग आए थे शुगर प्लांटेशन के लिए, स्पेशली इन क्वाज़ुलु नटाल प्रोविंस। और वो लोग अब वहाँ फुल्ली एस्टेब्लिश्ड हैं, उनकी औलादें जो हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस हैं, इस तरह का सिलसिला। और डरबन जो है, इट इज़ नोन एज द सेकंड कैपिटल ऑफ इंडियन ओरिजिन एज कंपेयर टू कराची एंड बॉम्बे, यानी थर्ड लार्जेस्ट अगर आपको कंसंट्रेशन मिलेगी तो आपको वो डरबन में मिलेगी। उसके अलावा दूसरे शहरों में भी हैं, 2.5% की पॉपुलेशन है, उसमें मुस्लिम भी हैं और नॉन मुस्लिम भी हैं। तो ये है इसका इंडियन का। हमारे पाकिस्तानी जो गए हैं खासतौर पे उस 2 नंबर से या फेंस जंप करके, उसमें बहुतों ने तो बहुत अच्छी तरक्की की है, दे वर्क वेरी हार्ड और उन्होंने अचीव किया है। और अचीव करने के बाद खासा लोगों को जॉब क्रिएशन में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। यू कैन नॉट, मतलब हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। एक इस्लामिक स्कॉलर थे अहमद दीदात, जी जी बिल्कुल। जाकिर नाइक जिनके शागिर्द हैं। तो वो क्रिश्चियंस के खिलाफ बड़े मुनाजरे किया करते थे, पब्लिक डिबेट्स किया करते थे और वो पाकिस्तान भी आए और बड़ा उनका यहाँ पे वेलकम हुआ। तो वो कभी जो है अपार्टाइड के खिलाफ या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ नहीं बोलते थे वो। जी ये क्या अप्रोच थी उनकी? देखिए वो जो दीदार साहब थे रे, फर्स्ट ही माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू सूरत। पाकिस्तान, फ्रॉम सूरत टू पाकिस्तान, फ्रॉम हम्म पाकिस्तान ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। हम्म वहाँ ये मैं बात कर रहा हूँ लेट 40s की।
फिर उन्होंने अपना ये सऊदी गवर्नमेंट के साथ मिलके जो आपका यूं से कह लीजिए दल्ला अलबरका एक ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है, नाम है लेट साले कामिल का। उनके साथ उन्होंने इनको फंड किया, वहाँ सऊदी गवर्नमेंट ने भी इनको फंड किया, और उन्होंने फिर ये एक किस्म का प्रोपेगेशन जो है सेंटर बनाया, और इसकी मनाजरे भी किए और किताबें भी लिखी, वीडियोस भी बनाई, और खासा मतलब काम किया। फिर उनके मरने के बाद उनका जो बेटा है वो उसको पुल ऑन नहीं कर सका, यूसुफ, उसकी भी डेथ हो गई है जी। ठीक है, लेकिन वहाँ साउथ अफ्रीका में ही इज नोन एज ए कंट्रोवर्शियल फिगर, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। ओके, और ये मैं नसीम साहब यहाँ पे ये भी मैं बताता चलूं कि साउथ अफ्रीका ने 1910 में यानी 1910 में यूके से आजादी हासिल की, और ये 1961 में रिपब्लिक बना। और रिपब्लिक वो मुल्क होता है जहां पे कोई बादशाह ना हो, जहां पे कोई क्वीन ना हो। जी बिल्कुल। तो हाँ, और लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं डेमोक्रेसी से, क्योंकि उर्दू में रिपब्लिक को कहते हैं जमहूरिया और डेमोक्रेसी को कहते हैं जमहूरियत, रूल ऑफ द पीपल। हाँ, तो वो मतलब है कि आप देखिए ऑस्ट्रेलिया जैसे है, ऑस्ट्रेलिया इज अ डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट अ रिपब्लिक। या ये वो क्योंकि कॉमनवेल्थ से बढ़कर, कॉमनवेल्थ में तो बहुत ज्यादा मुल्क हैं, वो ब्रिटिश मोनार्क को, ब्रिटिश किंग को या क्वीन को अपना किंग या क्वीन समझते हैं। तो कॉमनवेल्थ के सारे मुल्क ऐसा नहीं समझते। और पाकिस्तान भी आपको पता है 1956 में जाके रिपब्लिक बना था, उससे पहले हम भी जो है ब्रिटिश मोनार्क को अपना मोनार्क समझते थे। आपको कितने अरसे में साउथ अफ्रीका की सिटीजनशिप मिल गई थी? आपको कब पासपोर्ट मिला? और वो पासपोर्ट जो है पाकिस्तान के पासपोर्ट से कितना बेहतर है? वहाँ के जो लॉज हैं उसमें तो अब डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विच उसकी बुनियाद पे मैंने अप्लाई किया था इन 1990 में, और मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे मुझे स्टेट एजेंट पे परमानेंट पीआरसी दी थी, और मैं चाहता तो पासपोर्ट फौरन ले सकता था, बट आई टुक इट इन 1996 जी। अब आपने अगर अमेरिका जाना हो, कनाडा जाना हो, यूके जाना हो, तो कितना आसानी से आपको वीजा मिल जाता है, और साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट जो है वो कितना हेल्पफुल है उसमें? क्योंकि पाकिस्तान का पासपोर्ट तो आपको पता है कि दुनिया के जो 4 वीकेस्ट पासपोर्ट, द वर्स्ट पासपोर्ट्स हैं, उनमें पाकिस्तान का भी अनफॉर्चुनेटली शुमार होता है, पाकिस्तान के पासपोर्ट का। देखिए इसमें यह है कि इनिशियली एट द टाइम ऑफ मेजॉरिटी रूल, साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट पे यू कैन ट्रैवल फ्रीली इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, और इवन ऑस्ट्रेलिया आल्सो, बट एज द पैसेज गोज, एज द क्वालिटी ऑफ देयर पासपोर्ट आल्सो डिटेरियोरेटेड बिकॉज ऑफ सो मेनी इलीगलिटीज और सिलसिला हुआ। तो लेकिन अब ये है कि लिमिटेड कंट्रीज हैं जिसमें के जा सकते हैं। इंग्लैंड ने भी वीज़ा लगा दिया है, और यूरोप के ने सेंजन का भी वीज़ा है, कुछ कंट्रीज हैं शायद, लेकिन यह है कि वीज़ा आसानी से मिल जाता है 10 साल का, जैसे अमेरिका का वीज़ा मल्टीपल मिल जाता है, कनाडा का भी आसानी से, शेंजन वीज़ा भी 15 दिन में आराम से मिल जाता है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। सो ये थोड़ा सा एज है अभी हमें, लेकिन ये कि मैं अभी देख रहा था भेज इंडिया में 50 कंट्रीज को अलाउ है कि वो ऑनलाइन ही ऑन अराइवल वीज़ा ले लें। बल्कि 60 से भी ज्यादा हैं वो मुल्क जहां पे इंडियंस जो हैं वो ऑन अराइवल वीजा ले सकते हैं या बगैर वीजे के वहां एंटर हो सकते हैं। तो हमने तो बहरहाल उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी उस चीज पे। तो एनी फाइनल थॉट्स नसीम साहब बिफोर वी क्लोज द शो? मैं फाइनल सवाल तो मैं ये बताऊंगा कि साउथ अफ्रीका में एनॉर्मस पोटेंशियल है, बहुत रिसोर्सेज हैं उनके पास, ऐसे मिनरल्स और मेटल्स हैं जो कि दुनिया में नायाब हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि उनका एग्रीकल्चर जो है वो बहुत डेवलप्ड है, विनयार्ड जो है उनके केप टाउन के अंदर हैं, उसके अलावा दूसरे शहरों में हर किस्म की मतलब ये कि एग्रीकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप एक्सपोर्ट करता है यूरोप को, लाइक इन द विंटर ऑल द सिट्रस फ्रूट जाते हैं, इन द
उसमें दूसरा एक और है कि एवोकाडो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को भी, यूरोप को भी, और दूसरे फल हैं वो भी सीजनल फल एक्सपोर्ट होते हैं। एक तो ये उनका वो है। दूसरा उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत मजबूत है। उसमें ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उनकी बहुत एडवांस्ड है, यानी सो मच सो मर्सिडीज का जो इंजन का स्लैब है वो साउथ अफ्रीका से जर्मनी जाता है। तो मर्सिडीज वहाँ मैन्युफैक्चर होती है फुल्ली, होंडा मैन्युफैक्चर होती है, BMW होती है, मजदा होती है, टोयोटा का बहुत बड़ा प्लांट है जो 1960 में एक जिसने स्टार्ट किया था 2 बग्गी लेके, जापान से उसने शुरू किया था ये बिजनेस, और आज जो है वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग है और वहाँ से एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया को जाती कारें वहाँ से बन के। तो और मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी है उनका। रोड कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बहुत एडवांस्ड है। और बस ये एक प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं जो विच होपफुली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जबकि ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा, विच दे हैव पुट ए कंडीशंस ऑफ कोटा सिस्टम एंड थिंग लाइक दैट, तो सिचुएशन कुछ इम्प्रूव होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वी कैन कंपेयर विद बुरुंडी और यू कैन सोमालिया और नॉट एट ऑल, किसी भी सूरत में नहीं। इट कैन बी रैंक्ड विद एनी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ऑन सम इन सम केसेस। और प्लैटिनम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो साउथ अफ्रीका है। जी जी, वही मैं बता रहा हूँ जी, बिल्कुल भी। जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू सर, थॉट्स आप नसीम। थैंक यू।